हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो एक तरीके से एक्सपेरिमेंट हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्यों किए गए थे, ये देखने के लिए कि जो लाइट है उसका नेचर पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है। जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट क्या प्रूफ करते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट जो भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उसके बेस पे उन्होंने बताया कि जो भी रेडिएशन है या लाइट है उसका जो नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर होता है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने कर लिया वो भी हमें यही बता रहा था, जो उसका अल्टीमेटली रिजल्ट था फाइनल, वो भी क्या था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो हमें क्या शो करता है कि वो पार्टिकल नेचर है। मतलब जो भी रेडिएशन है या लाइट है उसका नेचर पार्टिकल नेचर है। इसी तरीके से जब हम आगे एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जो भी, वो भी हमें क्या शो करते हैं कि जो रेडिएशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की या लाइट की जो भी है, उसका नेचर कैसा होता है, वेव नेचर होता है। ये जो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉम्पटन जो भी इफेक्ट है, ये जो हम स्टडी करेंगे अभी, जो कॉम्पटन इफेक्ट है, ये भी हमें यही शो करता है कि जो रेडिएशन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या लाइट है उसका नेचर कैसा होता है, पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, अब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कैसे, मतलब जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो एक अलग फिनोमिना था, वहाँ पे जो यूज़ हो रहा था वो बिल्कुल डिफरेंट थिंग थी जो कि हमारी कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर यूज़ होगी। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में। जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो हर्ट्ज ने दिया था। ठीक है, ये यहाँ जो भी कॉम्पटन इफेक्ट है वो किसने दिया था वो पढ़ेंगे, क्या उसमें प्रोसीजर थे, क्या फिनोमिना यूज़ हुए हैं, वो सारा कुछ इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एंड वन मोर थिंग कि जो भी हम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ पढ़ चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं, या फिर अभी हम कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ेंगे, ये सारा का सारा किसके अंडर आता है, ये सारा का सारा हमारा ओल्ड क्वांटम थ्योरी के अंडर आता है। ओल्ड क्वांटम थ्योरी मतलब जो भी हमने प्लैंक लॉ पढ़ा था, प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन की बात की थी हमने, या फिर सेकेंड थिंग हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, और थर्ड जो भी हम अभी कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में, ये सारा का सारा किसके अंडर आता है, ये सारा का सारा ओल्ड क्वांटम थ्योरी में आता है। इसके जस्ट बाद, मतलब कॉम्पटन इफेक्ट के जस्ट बाद हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, लिमिटेशन ऑफ ओल्ड क्वांटम थ्योरी। उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट होगा, क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होगा। ठीक है, जो भी मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स है। ठीक है, तो कॉम्पटन इफेक्ट स्टडी करते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। जो भी आपका ये कॉम्पटन इफेक्ट है, ये किसने दिया था, साइंटिस्ट A.H. कॉम्पटन ने। कब दिया था, जो इससे पहले एक्सपेरिमेंट था वो शायद 1886 में था, मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था। लेकिन जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो A.H. कॉम्पटन ने इन 1921 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो भी कॉम्पटन इफेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो व्यू हैं। मतलब वैसे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आता है ये टॉपिक, लेकिन दो व्यू हैं। फर्स्ट व्यू जो है वो क्लासिकल व्यू है और सेकंड है वो क्वांटम व्यू है। क्लासिकल जो भी व्यू है, एक बार हम जस्ट उसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, लेकिन प्रूफ जो भी हम करेंगे वो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग करेंगे। उसके अंदर क्या है, मतलब जो भी कॉम्पटन ने बताया वो क्या था, इन्होंने क्या सुपोजिशन किया है कि जब भी हम क्या करेंगे, एक टारगेट लेंगे। सपोज यहाँ पर कोई टारगेट है, इसको हम फिलहाल इसको T बोल रहे हैं। इन एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट है वो भी हम शुरू करेंगे। ये जो हमारा टारगेट है,
उन्होंने क्या बताया था कि जो जितनी भी इंसिडेंट मतलब जो भी इंसिडेंट रेडिएशन होगी उसकी वेवलेंथ होगी, यहाँ पर जो भी इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन उसकी क्या होगी, वेवलेंथ। ठीक है, जो भी हमारी इंसिडेंट वेवलेंथ होगी रेडिएशन की, जब भी हम उसको टारगेट के ऊपर डालेंगे, स्कैटरिंग होने के बाद, मतलब ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है, मतलब एक इंसिडेंट पार्टिकल होता है हमारे पास, एक टारगेट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इट्स रिलेटेड टू स्कैटरिंग। तो यहाँ पर जो भी स्कैटर्ड पार्टिकल होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, वो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। या फिर अगर हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात कर रहे हैं तो जो भी इंसिडेंट रेडिएशन होगी उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है, जब हम उसको टारगेट के ऊपर डालते हैं तो आफ्टर कोलिजन या फिर मतलब आफ्टर स्कैटरिंग क्या होगा, जो भी स्कैटर्ड पार्टिकल जो भी होगा हमारे पास, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, कम होगी। क्योंकि वेवलेंथ के लिए हमने क्या बोला है, जो इन्होंने बताया, कॉम्पटन ने जो भी पोस्टुलेट्स दिए हैं, मतलब जो उन्होंने बताया है अपनी थ्योरी के अंदर, वो ये बताया है कि जो जब भी हम इंसिडेंट रेडिएशन जिसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा होगी, अगर हम किसी टारगेट के ऊपर डालते हैं तो क्या होगा, जो भी स्कैटर्ड पार्टिकल निकलेंगे उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज। तो जो वो कितनी वेवलेंथ इंक्रीज होगी वो हमें निकालनी है, वो अभी हम निकालेंगे। ये जस्ट एक तरीके से ओवरव्यू है कि ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट था, जो इनएक्चुअल एक्सपेरिमेंट है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉम्पटन ने यहाँ पर जो भी हम एक्सपेरिमेंट अभी शुरू कर रहे हैं उसके अंदर हम 2 ओवरव्यूज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लासिकल व्यू, सेकंड क्वांटम। जो भी क्लासिकल है वैसे उसकी नीड नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम ये देखते हैं कि क्लासिकल व्यू के अकॉर्डिंग जो भी कॉम्पटन इफेक्ट है उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे है। उन्होंने क्या बताया था, मतलब क्लासिकल व्यू के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जब हम लिखेंगे एग्जाम के अंदर तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। A.H. कॉम्पटन इन 1921 जो भी उन्होंने बताया था, मतलब जो भी वेवलेंथ है वो क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है, मतलब जो स्कैटर्ड फोटोन है या फिर जो स्कैटर्ड पार्टिकल निकलेंगे उसकी वेवलेंथ ग्रेटर होती है जो भी इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ होती है उससे। ओके, ये हम बताएंगे वहाँ पर। उसके बाद हम क्लासिकल व्यू बताएंगे। क्लासिकल व्यू क्या कहता है, क्लासिकल व्यू, क्लासिकल व्यू क्या कहता है कि यहाँ पर जो भी टारगेट है, टारगेट जो है अल्टीमेटली हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, एट रेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा। जब भी इसके ऊपर हम इंसिडेंट रेडिएशन डालेंगे, इंसिडेंट रेडिएशन में हम यहाँ पर हाई एनर्जी की रेडिएशन डालेंगे। जो भी हाई एनर्जी की रेडिएशन है वो क्या होती हैं, जैसे एक्सरे बोल सकते हैं हम, गामा रे बोल सकते हैं, बहुत हाई एनर्जी होती है एक्सरे की और गामा रे की। जब भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसको डालेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल व्यू ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो वाइब्रेट करेगा इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा और जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो हर एक डायरेक्शन में सेम रहेगी। ये अकॉर्डिंग टू क्लासिकल व्यू था, लेकिन इस टाइप से जो भी क्लासिकल व्यू के अकॉर्डिंग इससे ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी इनएक्चुअल जो कंडीशन होती है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ये क्लासिकल व्यू के अकॉर्डिंग हो गया कि जो भी फ्रीक्वेंसी है वो क्या करती है, ऑल डायरेक्शन में सेम रहेगी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं क्वांटम व्यू। क्वांटम व्यू के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली हमारा टारगेट है। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, एट रेस्ट। यहाँ पर सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि जो हाई एनर्जी रेडिएशन है जो यूज करेंगे वो क्या है, एक्सरे, गामा रे। एक तरीके से हम सिंपल इतना ही लिखेंगे कि हाई रेडिएशन डाल रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट के अंदर है, जो भी एनर्जी है वो कितनी है, और कंडीशन, सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो भी एक्सरे मतलब जो भी इंसिडेंट रेडिएशन हम डालेंगे, टारगेट इलेक्ट्रॉन है हमारा इसके ऊपर, तो जो एनर्जी है दोनों की वो कंपेरेबल होनी चाहिए। कंपेरेबल का मतलब क्या है
कि जो भी हम एक्सरे यूज़ करेंगे, जो भी एक्सरे की एनर्जी होती है, जितनी भी एनर्जी का हम यूज़ करेंगे वो कितनी है, वो यहाँ पर 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको KeV लिखेंगे, KeV, ओके। एक्सरे की है ये। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन की है, इलेक्ट्रॉन की कितनी गिवन है, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कंपेरेबल है, मतलब एक्सरे की जो एनर्जी है वो कितनी होगी, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी कितनी होगी हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि जो भी टारगेट है और जो भी इंसिडेंट रेडिएशन है उनकी जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। ओके, और जो भी एक्सरे और गामा रेज है बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन है, तो यहाँ पर ये मान रहे हैं कि ये हमारी एक्सरे है। जब भी इंसिडेंट कराएंगे इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ इंसिडेंट कराएंगे, सबसे पहले हमें दो कंडीशन पढ़नी है। स्कैटरिंग से पहले जो भी एनर्जी और मोमेंटम कितना है, और स्कैटरिंग के बाद एनर्जी और मोमेंटम कितना है। हमारे पास दो इक्वेशन आएंगी, उन दो इक्वेशन से हम कंप्लीट मैथमेटिकल करेंगे। जो भी ये टॉपिक है, थ्योरी इसके अंदर सिर्फ इतनी सी है कि जो भी हम डायग्राम बनाएंगे उसके अंदर मोमेंटम और एनर्जी लिखेंगे। उसके बाद मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए भी और फोटोन के लिए भी एक तरीके से जो एक्सरे और गामा रेज हैं वो क्या है, कलेक्शन ऑफ मैनी फोटोन्स है। ओके, तो यहाँ पर बिफोर स्कैटरिंग और आफ्टर स्कैटरिंग टू इक्वेशन आएंगी, हमें उनको सोल्व करना है। और अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है कि कितनी इंक्रीज हुई है वेवलेंथ वो निकालना। ओके, तो यहाँ पर जो भी एनर्जी है, एनर्जी कितनी होगी एक्सरे की और गामा रेज की वो लिखेंगे। एनर्जी यहाँ पर हम फोटोन की लिख रहे हैं, मतलब जो भी इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी कितनी होगी हमारे पास, मान रहे हैं हम एनर्जी mc। ये फोटोन की एनर्जी है बिफोर स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के बाद क्या होने वाला है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये लिखना है कि जो भी एनर्जी है फोटोन की वो mc है, और जो भी मोमेंटम है वो हम निकाल चुके। वो मोमेंटम कितना था हमारे पास, जो भी मोमेंटम था वो हमने इस तरीके से निकाला था। जो भी ई स्केयर है वो किसके बराबर है, m0 c⁴ प्लस p स्केयर c स्केयर। आइंस्टाइन रिलेशन से, मतलब ये जो रिलेशन है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर आती है। यहाँ से m0 मतलब जो फोटोन है उसका रेस्ट मास 0 होता है, तो यहाँ से जो एनर्जी है वो कितनी आएगी, pc। तो यहाँ से अगर हम मोमेंटम की बात करेंगे तो मोमेंटम कितना आएगा, E/c। तो यहाँ पर मोमेंटम लिखेंगे हम h, मतलब जो एनर्जी है वो h म्यू होती है हमारी, तो h μ/c। ये हमने किसके लिए लिखा है, बिफोर स्कैटरिंग लिखा है फोटोन के लिए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के एनर्जी की और उसके मोमेंटम की। जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी है, एनर्जी जो होगी वो हमारी mc² होगी, जो भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। और मोमेंटम की अगर बात करें, बिकॉज ये रेस्ट के अंदर है तो जो भी मोमेंटम है वो क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। अब ये जो कंडीशन है वो किससे पहले है, बिफोर कोलिजन से पहले है। अब क्या है, जब भी फोटोन मतलब ये जो भी इंसिडेंट रेडिएशन है वो किसके साथ टकराएगी, इलेक्ट्रॉन के साथ, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे पास एक एंगल पे, यहाँ पर एक एंगल डिफाइन करेंगे हम, एक स्कैटर्ड फोटोन निकलेगा, स्कैटर्ड फोटोन लिखेंगे वहाँ पर हम, और यहाँ पर एक रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो भी स्कैटर्ड फोटोन होगा और जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन निकला है हमारा, उसकी एनर्जी और मोमेंटम लिखना है हमें। इलेक्ट्रॉन, जो भी ये इलेक्ट्रॉन है आफ्टर स्कैटरिंग इसको क्या बोलेंगे, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, और ये भी इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, स्कैटर्ड फोटोन। अब जो भी स्कैटर्ड फोटोन है और जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी और मोमेंटम, और जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी और मोमेंटम को कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर हम सिंपल क्या लिखेंगे, जस्ट डैश लगाएंगे स्कैटर्ड फोटोन के लिए। और जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कितना एंगल बनाएगा, जो भी इंसिडेंट है, इंसिडेंट के साथ जो भी रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है
वो मान लेते हैं कि वो फाई एंगल बना रहा है, और जो भी स्कैटर्ड फोटोन है इंसिडेंट रेडिएशन के साथ वो कितना एंगल बनाएगा, दैट इज थीटा। ये हमने एंगल डिफाइन कर दिए। अब हमारा टारगेट क्या है, वेवलेंथ निकालने का है। अल्टीमेटली अब हम निकालेंगे वेवलेंथ, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि डेल लैम्डा दैट इज वेवलेंथ, मतलब जो भी जितना चेंज होगा वेवलेंथ के अंदर वो। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है, क्योंकि जो भी ये फिनोमिना हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये किससे रिलेटेड है, स्कैटरिंग से रिलेटेड है, मतलब आफ्टर कोलिजन हमने सब कुछ डिफाइन कर दिया। अब ऐसा नहीं होता है कि जब भी कोई इंसिडेंट रेडिएशन किसी टारगेट से टकराती है तो क्या होगा, जितनी भी, ठीक है, जो उसकी वेवलेंथ है वो बात की बात है, जो भी एनर्जी है और जो मोमेंटम है वो ऑलवेज कंजर्व रहेंगे, मतलब जो टोटल है वो कंजर्व रहेंगे, इसलिए जो फिनोमिना होगा वो इलास्टिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एनर्जी लिखनी है बिफोर स्कैटरिंग और आफ्टर स्कैटरिंग। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो भी फोटोन की एनर्जी है, और एक मिनट, यहाँ पर स्कैटर्ड फोटोन की जो एनर्जी है वो हम एच म्यू डैश, सॉरी एनर्जी यहाँ पर एच म्यू होती है, ये मोमेंटम है, ये उसकी एनर्जी है, तो यहाँ पर क्या होगी एच म्यू डैश, और मोमेंटम किसके बराबर होगा, एच म्यू डैश डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी स्टार्टिंग में हमारे पास क्या थी, mc स्क्वायर, तो यहाँ पर mc डैश स्क्वायर हो जाएगा, और जो भी मोमेंटम की अगर बात करें तो मोमेंटम किसके बराबर होगा, mv के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन क्या होगा, जो एनर्जी है वो क्या रहेंगी, हमारी सेम रहेंगी। तो हम इक्वेशन लिखते हैं, जब भी हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि एट रेस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है एट रेस्ट है, तो यहाँ पर जो भी एनर्जी है वो हम क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी सेम होगी, c अलग नहीं हो सकती, c तो उतनी ही रहेगी, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ पर m नॉट की वैल्यू चेंज होगी, ना कि c की वैल्यू चेंज होगी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, स्कैटरिंग से पहले जो भी एनर्जी है वो कितनी है, फोटोन की एच म्यू, और जो भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, m नॉट c स्क्वायर। ठीक है, ये एनर्जी है हमारे पास। उसके बाद इक्वल्स टू जो भी फोटोन है, स्कैटर्ड फोटोन है, उसकी एनर्जी कितनी है, एच म्यू डैश, प्लस जो भी इलेक्ट्रॉन है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी कितनी है, mc स्क्वायर। ओके, यहाँ से इस इक्वेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ से ही इसको रीअरेंज करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पर अगर हम सिंपल लिखें एच म्यू माइनस एच म्यू डैश प्लस m नॉट c स्क्वायर, मतलब जस्ट रीअरेंज कर रहे हैं हम इस इक्वेशन को, इक्वल्स टू mc स्क्वायर, इसको 1 बोल देते हैं इक्वेशन, या फिर 2 भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये क्या था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था। उसके बाद यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू, वैसे यहाँ पर हमें ऐसे डायरेक्ट चलना है, लेकिन हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि दोनों इक्वेशन हम साथ के साथ लेके चलेंगे, बाद में हम इसको रीअरेंज करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब यहाँ पर भी जब भी मोमेंटम की बात कर रहे हैं, मोमेंटम भी एक बार हम ऐसे मतलब पैरेलली लगाएंगे, एक बार हम परपेंडिकुलर उससे लगाएंगे। तो यहाँ पर जब भी पैरेलल कंडीशन की बात करते हैं इस तरीके से, और एक बार इस तरीके से, दोनों
कि उसमें दोनों डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो कैलकुलेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पर जब भी एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक्स की बात करते हैं, एक्स एक्सिस में, सबसे पहले एक्स एक्सिस में, उसके बाद वाई एक्सिस में लगाएंगे। एक्स एक्सिस में जब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं तो वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर जो मोमेंटम है वो किसके बराबर है, एच म्यू सी। ये मोमेंटम है किसका, फोटोन का। लेकिन जो मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का है वो क्या है, जीरो, क्योंकि वो रेस्ट में है, तो इक्वल यहाँ पर इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू। उसके बाद जब भी फोटोन की बात कर रहे हैं, स्कैटर्ड फोटोन की, और वो भी एक्स डायरेक्शन में, एक्स जब भी कोई भी एंगल एक्स एक्सिस के साथ, मतलब ये जो थीटा है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, मतलब यहाँ पर जब हम लिखेंगे इसको तो एच म्यू डैश सी कोस थीटा लिखेंगे। और इसी तरीके से इसको कैसे लिखेंगे, मतलब जब उसको लिखेंगे तो एच म्यू डैश सी कोस थीटा। ओके, जब हम इसको लिखेंगे मतलब एम वी को लिखेंगे, क्योंकि एम वी ही इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, तो एक्स डायरेक्शन में जो ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है वो कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। तो ये जब भी कंपोनेंट ऐसे तोड़ते होते हैं हम, ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, एम वी कोस फाई, और यहाँ पर ये इसके साथ कितना बना रहा था, एच म्यू डैश कोस थीटा। ठीक है, जो भी एक हम परपेंडिकुलर में भी बनाते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर वाले एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए हम परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ एक्स डैश वाले जो भी कंपोनेंट है उसको देख रहे हैं। तो एक्स डैश मतलब जो भी एक्स एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग जो मोमेंटम है वो यही होगा, एच म्यू सी डिवाइडेड बाय सी कोस थीटा प्लस एम वी कोस फाई। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी क्या होगी, सेकंड। ये हमने क्या किया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया है एक्स एक्सिस में। अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में जब भी बात करेंगे, वाई एक्सिस में जो भी फोटोन का मोमेंटम है, वाई एक्सिस में तो कोई भी मोमेंटम है ही नहीं, ये तो जस्ट हमारा किसके अंदर था, एक्स एक्सिस के अंदर था। तो एक्स एक्सिस में तो हमने लिख दिया, वाई एक्सिस में कोई भी मोमेंटम नहीं है, ना ही तो इलेक्ट्रॉन का तो वैसे भी मोमेंटम नहीं है। यहाँ पर फोटोन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई, मतलब जो भी वाई एक्सिस है हमारी, उसमें कोई भी मोमेंटम नहीं है, क्योंकि वो इस तरीके से जा रहा है, तो ऊपर तो मोमेंटम की कोई बात ही नहीं है, तो वो क्या होगा, जीरो। प्लस इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो वो भी हमारा किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। अब हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब अभी हमने क्या लिखा था, एच म्यू डिवाइडेड बाय सी कोस थीटा। ये जो है मतलब स्कैटर्ड फोटोन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और इसको हम क्या लिखते हैं, वेक्टर के कंपोनेंट से बोल सकते हैं। ये इसको हम क्या लिखेंगे, एच म्यू कोस थीटा। और परपेंडिकुलर मतलब थीटा के साथ जो भी साइड है वो जितना एंगल बनाती है, उसके परपेंडिकुलर में भी वो एंगल बनाती है। वो क्या होता है, अगर ये कोस थीटा जाएगा तो ये क्या जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पर क्या लिखेंगे, एच म्यू सी साइन थीटा। ओके, अब नीचे डायरेक्शन की बात करते हैं, मतलब ये जब फाई एंगल इस साइड के साथ अगर एम वी कोस थीटा बना रहा है, तो नीचे भी क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर में, नीचे परपेंडिकुलर में वो क्या बनाएगा, साइन थीटा बनाएगा। लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइनस एम वी साइन फाई। ठीक है, ये इक्वेशन क्या होगी हमारी, थर्ड। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन को, मतलब जो भी इक्वेशन हमने लिखी है, अल्टीमेटली हमें 2 स्टेप्स याद रखने हैं। फर्स्ट क्या है, सबसे पहले तो हमें जो भी डायग्राम बनाया है, डायग्राम को देखकर अकॉर्डिंग ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रीअरेंज करके, इसकी मतलब स्केयरिंग बोथ साइड करके, ये फर्स्ट स्टेप है इसका, जो भी रिजल्ट आएगा हम रख लेंगे एक साइड। दूसरा क्या करेंगे, हम दोनों को रीअरेंज करेंगे,
दोनों को कंबाइन करेंगे, मतलब एडिंग एंड स्केयरिंग इस टाइप से, वहाँ से भी जो रिजल्ट आएगा, फिर क्या करेंगे, यहाँ से भी जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको पुट करेंगे, देन हम फाइनली लैम्डा तक पहुँचेंगे। ये सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स है। जो भी समझ में नहीं आने वाला पार्ट था वो यही था कि कैसे हमने इक्वेशन को कैसे लिखा है, जो भी डायग्राम है उसमें से देख के हमने इक्वेशन कैसे बनाई है। उसके बाद हमारा सिर्फ मैथमेटिक्स बचता है, वो हम करते हैं यहाँ से। जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, मतलब यहीं से कर लेते हैं, जब भी हम इसमें से सी क्या कर लें, मतलब एक काम करते हैं, हम जो भी कोस थीटा वाली टर्म को एक साइड रखते हैं और जो भी फाई वाली टर्म है उसको एक साथ रखते हैं। तो क्या होगा, जब भी सी की बात कर रहे हैं, सी अगर हम एलसीएम ले तो सी यहाँ से हट जाएगा। ओके, तो इसका मतलब है मैं सी को कहाँ लिख दूँ, यहाँ पर MVC। ओके, अब इस टर्म को हम इसी साइड रखते हैं। हम क्या करते हैं, इस टर्म को इस साइड लेके आते हैं, तो ये हमारी टर्म क्या बन गई, इक्वल टू, और ये हमारी माइनस के अंदर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इस टर्म को अरेंज करते हैं। इस टर्म में तो कुछ है ही नहीं, सिंपल हम एलसीएम लेंगे सी का, मतलब सी यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं सी को यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा सी। अब हम वाई एक्सिस के अलोंग ही यहाँ पर इक्वल टू लगा दें तो हमारा इक्वेशन, जो भी इक्वेशन है वो बन गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को देखते हैं। दोनों को देखो हम क्या करेंगे, एडिंग एंड स्केयरिंग करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, एडिंग करेंगे। यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, एडिंग एंड स्केयरिंग ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, मतलब जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है उसको ऐड और स्केयर करेंगे। तब क्या होगा, जब भी हम इसका स्केयर करते हैं और इसका स्केयर करते हैं तो एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर लिखते हैं इसको। इसको यहाँ पर हम कैसे करेंगे, टर्म लिखने के बाद यहाँ शुरू करते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि ये मैथमेटिकल पार्ट है, बहुत ही बड़ा पार्ट है। सिंपल वैसे मैथमेटिक करना है और कुछ नहीं करना, स्केयर और एडिंग ही है पूरे। अब तो इस पूरे उसमें टॉपिक में सिर्फ स्केयरिंग और एडिंग ही बच गया। तो यहाँ से जब भी हम दोनों टर्म को ऐड करेंगे और उसका स्केयर करेंगे तो क्या बनेगा, स्केयर करने से ये क्या हो जाएगा, एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर, एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे तो ये क्या बनेगा, कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर इक्वल्स टू 1 होता है। तो सिंपली जो भी एक साइड है वो हमारी क्या बनेगी, एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर। ठीक है, इक्वल्स टू ये जो है यहाँ पर स्केयरिंग करेंगे तब एच म्यू माइनस एच म्यू डैश कोस थीटा इसका स्केयर प्लस एच म्यू डैश यहाँ पर साइन थीटा और इसका भी स्केयर। हमने क्या कर दिया, ऑन स्केयरिंग एंड एडिंग द इक्वेशन 2 and 3। अब यहाँ से जब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर इक्वल्स टू, यहाँ से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं सिंपली ए स्केयर माइनस बी स्केयर करके हमारा जो है रिजल्ट वो आ जाएगा। तो क्या आएगा, एच स्केयर म्यू स्केयर माइनस एच स्केयर म्यू डैश स्केयर, यहाँ हमारा प्लस आएगा, माइनस 2 एच स्केयर म्यू म्यू डैश कोस थीटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको हम इक्वेशन थर्ड नाम देते हैं। ठीक है, अब हम जो भी सेकंड है और थर्ड है उसको रब कर लेते हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन इक्वेशन से हमने क्या बना लिया, हमने इक्वेशन थर्ड बना ली। अब हमारा टारगेट है, हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन फर्स्ट है उसका स्केयर करेंगे कंप्लीट,
जब हम इसका स्केयर करेंगे, मतलब स्केयरिंग बोथ साइड, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड। जब हम स्केयर करेंगे मतलब फर्स्ट इक्वेशन का स्केयर करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा स्केयर करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा हमारा, स्केयर कैसे करते हैं, इसका स्केयर करेंगे और इसका स्केयर करेंगे। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का स्केयर वाला प्लस एम नोट सी स्केयर हमारे पास है ही। अब उसके बाद मतलब जब हम इसका स्केयर कर देंगे, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसमें से मतलब वो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 4। स्केयर करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन नंबर 4 बनेगी। उसके बाद हमारा क्या टारगेट है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में से माइनस करेंगे इक्वेशन 4 को। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा, एम स्केयर वी स्केयर माइनस सी स्केयर वी स्केयर इक्वल्स टू माइनस 2h स्केयर म्यू डैश 1 माइनस कोस थीटा। और यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर हमारा एम स्केयर वी स्केयर, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, सी स्केयर प्लस एम नोट स्केयर सी की पावर 4 प्लस 2h एम नोट सी स्केयर ब्रैकेट शुरू v माइनस v डैश। ओके, अब यहाँ पर हमें पता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जो भी m है वो किसके बराबर होता है, m इक्वल्स टू एम नॉट 1 माइनस वी स्केयर सी स्केयर। ठीक है, यहाँ से हम m स्केयर की वैल्यू को निकालेंगे, यहाँ से m स्केयर की वैल्यू को निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ से जब m स्केयर की वैल्यू को निकालेंगे, m स्केयर मतलब m स्केयर m नॉट स्केयर, यहाँ पे रूट है तो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल क्या बचेगा, ये बचेगा। जब हम m स्केयर की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या आता है, यहाँ से हम इक्वेशन को रब कर लेते हैं, यहाँ से जब भी हम m स्केयर की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एम नॉट स्केयर सी स्केयर इक्वल्स टू सी स्केयर माइनस सी वी स्केयर डिवाइडेड बाय, इसको हम क्या करते हैं, सी स्केयर कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर सी स्केयर माइनस वी स्केयर ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस 2h स्केयर म्यू माइनस म्यू डैश 1 माइनस कोस थीटा प्लस एम स्केयर सी की पावर 4 प्लस 2h एम नॉट सी स्केयर माइनस म्यू डैश। इसके बाद क्या होगा, जो भी टर्म हमारी कैंसिल आउट होंगी हम उसको कैंसिल आउट करेंगे। उसके बाद हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय म्यू डैश इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा h एम नॉट सी स्केयर। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा यही बचेगा, इट्स जस्ट मैथमेटिक्स, यू कैन डू इजीली। तो यहाँ से ये किसकी टर्म में बात हो रही है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात हो रही है, लेकिन निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी की टर्म में आएगा तो जो भी स्कैटर्ड पार्टिकल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, लेकिन अगर वेवलेंथ की टर्म में बात करें हैं तो जो भी वेवलेंथ है वो इंक्रीज होगी। उसके बाद यहाँ से अगर हम c की वैल्यू को अगर हम म्यू की वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, c लैम्डा, तो यहाँ से 1 बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई 1 बाई लैम्डा डैश, मतलब c भी है ना ऊपर, तो c इक्वल्स टू h एम नॉट सी स्केयर 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा हमारे पास, जो भी c है एक c बच जाएगा, मतलब अल्टीमेटली 1 बाई लैम्डा डैश इक्वल्स टू h बाई एम नॉट सी 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये जो है ये हमारा क्या है,
वेवलेंथ की टर्म में आ गया रिजल्ट। यहाँ से हम ये देखेंगे कि जो भी इंक्रीज इन वेवलेंथ है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, मतलब जो भी इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी पे या फिर टारगेट के ऊपर। हमारा टारगेट ये है बताने का कि जो भी वेवलेंथ हमने निकाली है, जो भी आई है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मतलब जो इंक्रीज इन वेवलेंथ है कि जो भी वेवलेंथ है हम बोल रहे हैं, स्टार्टिंग में हमने बोला था कि वेवलेंथ इंक्रीज होगी, वो इंक्रीज क्यों होगी वो इस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। यहाँ से हम बताएंगे कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर जो भी वेवलेंथ है, इंक्रीज वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड। यहाँ से अब यहाँ पर हमने 1/λ माइनस 1/λ डैश लिखा है, क्योंकि जो भी म्यू है वो c/λ होता है, तो यहाँ पर ये नीचे है तो ये उल्टा होगा, तभी तो c कैंसिल होगा हमारा। तो यहाँ पर ये लैम्डा माइनस लैम्डा डैश आएगा और यहाँ पर c नहीं आएगा। ये हमारा रिजल्ट है, ना कि ये। या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं डेल्टा लैम्डा, ठीक है। अब हमारे पास जो भी चेंज है, मतलब इंक्रीज इन वेवलेंथ, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या यहाँ पर जो इंसिडेंट एनर्जी है या फिर फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर तो ऐसा कोई फैक्टर है ही नहीं, तो हम कॉम्पटन इफेक्ट से, मतलब उसके रिजल्ट से ये बता सकते हैं कि जो भी एनर्जी है, जो वेवलेंथ है, इंक्रीज इन वेवलेंथ है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि h हमारा यहाँ पर कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमें पता होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एम नॉट हमारा क्या है, रेस्ट मास है। c हमारी स्पीड ऑफ लाइट है। यहाँ पर जो भी वेरिएबल है वो सिर्फ क्या बच गया हमारे पास, थीटा। तो जो भी वेवलेंथ है, इंक्रीज इन वेवलेंथ है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है आपके थीटा के ऊपर। थीटा मतलब ये वाला थीटा, ठीक है। ये ज़्यादा है कम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम थीटा की वैल्यू को लेकर चलेंगे कि थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि वेवलेंथ आएगी हमारी, मतलब इंक्रीज इन वेवलेंथ आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ से हम रिजल्ट क्या लिखेंगे कि जो वेवलेंथ है, इंक्रीज इन वेवलेंथ, वो डिपेंड करती है एंगल थीटा पे, ना कि इंसिडेंट एनर्जी के ऊपर, मतलब जो भी टारगेट के ऊपर हम इंसिडेंट एनर्जी डाल रहे हैं वो। अब हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू से कैसे पता लगाएंगे कि जो लैम्डा है वो किसके बराबर आएगा। तो इसके जो स्पेशल केस है, मतलब अब हम जो करेंगे उसको हम स्पेशल केस बोलते हैं। स्पेशल केस में क्या होगा, सबसे पहले हम थीटा को 0 लेके चलते हैं कि अगर थीटा हमारा क्या हो, 0। जब भी थीटा 0 है, डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू h एम नोट। हमें h की वैल्यू पता है जो स्टैंडर्ड होती है, एम नोट की पता है, c की पता है। सिंपल हमें थीटा की वैल्यू को पुट करना है। थीटा का मतलब क्या है, थीटा इक्वल्स टू 0 अगर पुट कर रहे हैं। थीटा 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 माइनस 1 0, तो जो भी डेल्टा लैम्डा है वो किसके बराबर आ गया हमारा, 0। मतलब कोई इंक्रीज इन वेवलेंथ जो भी है वो नहीं आएगा। नेक्स्ट, ये हमारा फर्स्ट केस था, स्पेशल केस इसको बोलेंगे, इट्स ए स्पेशल केस। सेकंड क्या है, जो भी डेल्टा लैम्डा है इक्वल्स टू h एम नॉट c। थीटा को हम क्या पुट कर रहे हैं, इस बार हम थीटा को π/2 पुट करेंगे। थीटा π/2 का मतलब है कि वैल्यू आएगी हमारी ये π/2 है, और जो भी cos π/2 है वो 0 होता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। सिंपल इतना सा ही सोल्व करना है। तो h/mc जब हम वैल्यू पुट करके, h की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई एम नोट। एम नोट का मतलब क्या है हमारे पास, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो हमारा किसके बराबर होता है, 9.1 इंटू 27 या 31। और जो भी c है वो किसके बराबर होती है हमारी, 3 इंटू 10⁸। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.02 एंगस्ट्रॉम। ये हमारी क्या आएगी, वेवलेंथ, इंक्रीज इन वेवलेंथ। ओके, ये हमारा कब था, जब हमारा थीटा जो है वो π/2 था। अब थर्ड केस में जब भी थीटा हम क्या लेंगे, थीटा पाई लेंगे, इसी तरीके से सोल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0.0424 एंगस्ट्रॉम।
ठीक है, तो ये इसके स्पेशल केस हैं कॉम्पटन इफेक्ट के। ये जो टॉपिक है वो सिर्फ मैथमेटिकली डिस्कस है, मतलब मैथमेटिकली हमने बता दिया कि वेवलेंथ इस तरीके से आएगी। जो स्टार्टिंग की 2 इक्वेशन है वो बहुत ज़रूरी है, उसके बाद तो इजीली हम कर सकते हैं कि जो भी वेवलेंथ है कॉम्पटन वेवलेंथ, इसको हम क्या बोलते हैं, जो भी ये डेल्टा लैम्डा आया है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉम्पटन शिफ्ट भी बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट। तो जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। सिग्निफिकेंस में हमें सिर्फ 2 ही लाइनें लिखनी है। 2 लाइनें का मतलब क्या है कि क्या सिग्निफिकेंस है, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि जो भी रेडिएशन है उसका नेचर कैसा होता है, पार्टिकल नेचर होता है, और जो भी कॉम्पटन शिफ्ट है ये सिर्फ इलास्टिक कोलिजन है 2 पार्टिकल्स के बीच में। तो सिर्फ इतना सा ही फिजिकल सिग्निफिकेंस के अंदर हमें लिखना है। ये आपका कंप्लीट स्टफ रिलेटेड टू कॉम्पटन इफेक्ट था। ठीक है, अब तक जो हमने किया वो था आपका ओल्ड क्वांटम थ्योरी। अब ओल्ड क्वांटम थ्योरी भी कई सारे फिनोमिना हैं ऐसे जो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उसके बाद हमारी डायरेक्ट क्या शुरू हो जाएगी, क्वांटम मैकेनिक्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, लिमिटेशन ऑफ ओल्ड क्वांटम। इन द लिमिटेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी, लिमिटेशन बोल सकते हैं या फिर हम इनएडिक्वेंट्स बोल सकते हैं ओल्ड क्वांटम थ्योरी के। उसके अंदर क्या है, जो भी बोर के पोस्टुलेट्स थे जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, वो जस्ट एक आर्बिट्रेरी, जो भी बोर पोस्टुलेट है वो जस्ट आर्बिट्रेरी है, वहाँ पर उसका कोई थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं है। मतलब जब फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ओल्ड क्वांटम थ्योरी की लिमिटेशन में, एडिंग होगी हमारी लिमिटेशन ऑफ ओल्ड क्वांटम थ्योरी। ठीक है, जो भी फर्स्ट पॉइंट हमें क्या बताना है कि जो बोर के पोस्टुलेट्स थे वो जस्ट आर्बिट्रेरी है। ठीक है, कोई भी थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं है, नो थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन। ठीक है, कोई भी थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन वहाँ पर नहीं है कि कैसे, मतलब उन्होंने कैसे बोल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जो भी हमने स्टार्टिंग में बोला था कि वो स्पाइरल पाथ बनाएगा, अगर वो एनर्जी लूज करेगा और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ठीक है, जो भी सेकंड पॉइंट में भी हम यही लिखेंगे कि जो भी बोर के पोस्टुलेट्स हैं वो जस्ट एम्पेरिकल हैं, मतलब मैथमेटिकल हैं, कोई थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं है। और क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई ओल्ड क्वांटम थ्योरी, डिस्पर्शन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई जो भी ओल्ड क्वांटम थ्योरी है। ठीक है, इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन है और पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है उनको कनेक्ट नहीं कर पाई। जो भी पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्वांटम मैकेनिक्स। जो भी क्वांटम मैकेनिक्स है उसके अंदर पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वो कोई कनेक्शन नहीं बता पाई स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में और पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के बीच में। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो ओल्ड क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो हम अब न्यू अप्रोच शुरू करेंगे, दैट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। अब तक हमने जो किया, जो भी फ्लैंक्स रेडिएशन लॉ है या फिर कॉम्पटन है या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये सारा का सारा किसके अंडर आता है, ओल्ड क्वांटम थ्योरी के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। ओके, थैंक यू।